हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस बुक से चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन से अपना टॉपिक स्टार्ट। तो रेस्पिरेशन का मेनली जो रेस्पिरेशन के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने अपना फूड प्रिपेयर किया था उसमें से अब हमें एनर्जी निकालनी है। रेस्पिरेशन में यही होता है कि फूड में से एनर्जी को निकालना और उसको यूज़ करना, तो वो हो गया रेस्पिरेशन। इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। हम सबसे हमने इससे पहले किया था न्यूट्रिशन का पार्ट। तो जो हमने न्यूट्रिशन किया था तो न्यूट्रिशन हमने किया था पहले। तो न्यूट्रिशन में से हमने क्या लिया था? न्यूट्रिएंट्स लिए थे, है ना, न्यूट्रिएंट्स। और वो क्या था? एक कॉम्प्लेक्स था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ, C6H12O6, है ना। C6H12O6 ये हमारे पास एक फूड प्रिपेयर होकर आया था, है ना। ये हो गया हमारा, जो भी हमारा था ये था, हमने किया था। अब ये तो हो गया। अब इसको अब ये क्या है, सेल के पास पहुंच तो चुका है, लेकिन अब उसमें से एनर्जी निकालनी है ना। सेल के पास पहुंच चुका है लेकिन एनर्जी अभी हमें एनर्जी मिली नहीं है। सेल के पास ही पहुंचा है सिर्फ। ये एनर्जी कब मिलेगी? जब ये ब्रेक डाउन होगा। और ये इसको मतलब क्या करना है, हमें बर्न करना है, इसको जलाना है और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है, क्योंकि अब इतना एक साथ तो यूज़ होगा नहीं। इसको तोड़ तोड़ के हम यूज़ करेंगे अपने एनर्जी को, हमें एनर्जी फिर मिलेगी। तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा? ऑक्सीजन से। यहाँ से हम लेंगे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जाएगा, यानी कि जब ये रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी उससे एनर्जी। या तो अब एनर्जी चाहिए, तो यानी कि इसको देख लेते हैं एक बार। C6H12O6 ये हमारे पास एक, अब इसको क्या करना है? इसको सेल के पास हमें भेजना है ना। सेल के पास पहुंच चुका है ये, लेकिन इसको चाहिए एनर्जी, अभी नहीं मिली। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, O2 चाहिए। और जब ये ब्रेक होगा तो हमें इससे क्या क्या मिलेगा? हमें उससे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये C6H12O6 रिएक्ट करेगा तो हमें CO2 H2 और प्लस साथ में एनर्जी मिलेगी। और ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी, है ना। ATP की फॉर्म में ये स्टोर होगी एनर्जी सेल के अंदर, ठीक। तो ये हो गया। अब जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो इसने ये बनाया, ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि जैसे कि तो जब हम अब ऑक्सीजन इसे मिली कैसे? ब्रीथिंग के प्रोसेस से, है ना। ऑक्सीजन इसे ब्रीथिंग के प्रोसेस से मिले। जब हमने ब्रीथ किया है, ब्रीथिंग के प्रोसेस से इसे क्या मिली है? ऑक्सीजन मिली है। और फिर उसके बाद इसने अपना जो भी प्रोसेस है वो किया। अब हम आ जाते हैं जो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर। तो ये हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है हमारी, ये है नेसल, है ना। ये नेसल पैसेज है। यहाँ से हम क्या करेंगे? सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। सांस अंदर और बाहर होगी। और फिर उसके बाद क्या है? यहाँ से जाएगा विंड पाइप में, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। आप देखते जाओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फेयरनेक्स, है ना। सबसे आएगा यहाँ पे ये रहा, यहाँ पर ये है हमारा फेयरनेक्स। और फिर उसके बाद ये है हमारा लारिंक्स। एंड देन फिर उसके बाद आएगा जो हमारा ट्रैकिया है, वो ट्रैकिया आएगा। फिर उसके बाद ट्रैकिया के बाद फिर उसके बाद तो ये वाला जो हमारे पास ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या करेगा? फर्दर जाके ना आगे डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, जिसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर वो क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई। यानी कि ये जो इधर ये जो ये राइट का लंग है, ये राइट तरफ का है और ये लेफ्ट है ना। हाँ, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये जो फर्दर जो ट्रैकिया जाके डिवाइड हो रही है, ये इसको यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और एक ये वाला, वो है ब्रोंकाई। फिर उसके बाद फर्दर ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड हो रही है आगे जाके यहाँ पर कुछ ब्रांचेज में, उसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स है, लास्ट में ये जो बबल टाइप स्ट्रक्चर, जैसे कि ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके बना दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई एल्वियोलाई, है ना। ये है एल्वियोलाई। इसका ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे राउंड सा इसलिए होता है क्यों? ताकि जब हम सांस लेते हैं, यानी कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, तो जो एयर है वो एयर अंदर आती है। तो एयर, इसका जो सरफेस, इसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करने के लिए इसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ ऐसा होता है, राउंड बबल टाइप, है ना। और फिर अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा जो मैंने ट्रैकिया बताया था, ये ट्रैकिया ना एक रिंग टाइप होता है, ऐसा C शेप का होता है ऐसे,
है ना, ये है ना सी शेप, ये ऐसे शी शेप का होता है। अब ये क्यों होता है, ताकि ऐसे ऐसे शी शेप ऐसे ऐसे करके नीचे इसके ऐसे जॉइंट होते हैं, जैसे ये रहा, ये एक सी फिर दूसरा सी, है ना। ये रिंग ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, उस चीज़ से बना होता है। अब ये ऐसा सी शेप का ही क्यों होता है, ये पूरा मसल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम सांस छोड़ेंगे, है ना, जब हम एक्सहेल करेंगे तो उसकी जो ये इसका जो जो मसल है इसकी, वो कंट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए हम इसका जो शेप है ये सी शेप का बना हुआ है। एक क्वेश्चन भी आता है, 1-2 नंबर में आता है शायद, कि इसका जो ट्रैकिया है वो सी शेप की क्यों बनी होती है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, तो अवॉइड करने के लिए जो इसका कंट्रैक्शन है वो अवॉइड करने कि वो चिपक जाएगी ना, फिर अगर हम सांस छोड़ेंगे तो पूरा चिपक जाएगा, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए सी शेप का होता है ट्रैकिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये हमारा एल्वियोलाई, है ना। और जो ये वाला पार्ट है इसका, ये डायफ्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, हमारा जो चेस्ट है उसको अप डाउन लाइक कहते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ऊपर को, यानी कि ऊपर को जाता है, और फिर उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और फिर ये नीचे को आ जाता है, तो फिर फ्लैट हो जाता है डायफ्राम। तो ये इसको स्ट्रक्चर एक तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है डायफ्राम। अब आ जाते हैं वापस से हमारा जो पार्ट था पहले का, तो हम वहाँ पर हमने देखा था डायग्राम के अंदर अपने कि वहाँ पर एक एल्वियोलाई करके स्ट्रक्चर था, वो कुछ इस तरीके से था, मतलब ऐसे बबल टाइप स्ट्रक्चर था उसका, कुछ ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से समथिंग था वो एल्वियोलाई। और फिर यहाँ से उसका जो लगा है वो जो भी है ना, तो ये हमारा एल्वियोलाई। इसके अंदर क्या है, हम जब सांस ले रहे हैं तो अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, O2 है। अब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन को क्या करना है, हमें ब्लड तक पूरा ब्लड तक भेजना है। अब ब्लड तक भेजने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, है ना। एल्वियोलाई के पीछे क्या है, सारे ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर RBC होता है, WBC होता है, हमें पता है, लेकिन उस RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। तो यानी कि मेनली हम क्या लिख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मेनली जो काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कि इसका ले जाने का काम होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ले जाता है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है। और इसको हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं इस हीमोग्लोबिन को। अब आगे जाते हैं, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो ले जाने का काम हो गया इसका हीमोग्लोबिन का। सेल्स तक ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, जिससे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा C6H12O6 क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फिर वो हमें देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या देगा, वो एनर्जी, है ना, ये चीज़ें हमें देगा। अब ये जो एनर्जी है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 9th में हमने पढ़ा था, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो जितने भी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना, तो जो हमारा सेल है ना, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक एडेनोसाइन होता है, एडेनोसाइन होता है, उसके साथ 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट ये है और एक फॉस्फेट ये है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस एनर्जी के साथ एक और फॉस्फेट है, कई सेल के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया कि इस एनर्जी को यूज़ करके इसने क्या किया, एक फॉस्फेट अपने अंदर और ले लिया। तो यानी कि 3 फॉस्फेट हो गए, एक फॉस्फेट और ये साथ में क्या हो गए, 3 फॉस्फेट हो गए। तो यानी कि अब ये जो एडेनोसाइन, ये यहाँ पर क्या था, ये एडेनोसाइन था और इसके साथ 2 फॉस्फेट थे, तो यानी कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है। ये पहले क्या था, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट था, लेकिन अब क्या बन गया, ये इसके साथ एक और फॉस्फेट इंक्लूड हो गया है, उसने ले लिया एनर्जी जो रिलीज हुई उसकी हेल्प से, तो ये क्या बन गया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। 3 फॉस्फेट है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन हमारी जा रही है वो किससे जा रही है, हीमोग्लोबिन से, है ना। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है, सेल तक हीमोग्लोबिन कर रहा है। और ऑक्सीजन और जब सेल से CO2 को लाने की बात करी जाए, यानी कि जब रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होने के बाद जब CO2 बचता है उसको कैसे लेकर आते हैं, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाता है। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में वो अपने आप उस प्रोसेस से वो चला जाता है। जो हमारा CO2 है वो उसको ले जाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से चला जाता है। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, जो ATP और ATP है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ATP है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कह सकते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो जब बॉडी के अंदर यूज़ करने की बात आती है तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, तो जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है इसके अंदर क्या किया, एक फॉस्फेट और प्लस किया तो ये बन गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अब इसमें क्या हुई, ये ATP की फॉर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर हुई है, यानी कि जो एनर्जी है वो क्या हुई है, स्टोर हुई है। और जब इसको यूटिलाइज करने की बारी आएगी, यानी कि जब हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे इसको, तो ये इसको फिर क्या करेंगे, फिर से हम इसको ATP की, यानी कि एनर्जी जब यूज़ हो रही है तो वो ATP की फॉर्म में होगी, लेकिन जब वो स्टोर हो रही है तो वो ATP की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है। तो यानी कि जब अब इसको यूज़ करने की बारी आएगी तो वो फिर से किस में यूज़ होगा, ADP की फॉर्म में यूज़ होगा, है ना। ADP की फॉर्म में यूज़ होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब एनर्जी को यूटिलाइज करने की बात होगी तो ये ADP की फॉर्म में यूज़ करेगा। इसमें क्या हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। और जब स्टोर करने की बारी आएगी एनर्जी को तो हम उसको किस फॉर्म में करेंगे, ATP के फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे अपनी एनर्जी को। अब देख लेते हैं कि ये तो बात हो गई हमारी ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे ब्लड वेसल्स के पास जा रही है, और फिर CO2 कैसे वापस जा रहा है ना। तो ये सारी बातें हो गई इन सब की। अब आगे और देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि ये जो हमने जब बात की कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो CO2 है वो वापस जा रहा है, तो ये जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, उसको भी ले जाने, सेल तक ले जाने का काम अगर डिफ्यूजन से हो जाए तो, लेकिन कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो उतना सोल्यूबल नहीं है ना। जो ऑक्सीजन है वो सोल्यूबल नहीं है, इस वजह से इसको ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए। और जो CO2 है वो सोल्यूबल है ब्लड से, लेकिन जो O2 है वो सोल्यूबल नहीं है, तो इसलिए इसको ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का हमें यूज़ करना पड़ता है। अब तो ये अब जब ये पूरी बात हो गई, अब जो एनर्जी है हमारे पास ATP की फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जी पड़ी है, मतलब एनर्जी है, तो उसका जो यूज़ होता है ना, तो वो जैसे कि वो जब रिलीज, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ATP है ना, तो जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसको जब हम स्टोर करें तो ATP के फॉर्म में, लेकिन जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो ADP के फॉर्म में। तो यानी कि अब इसमें से क्या हुआ कि एक फॉस्फेट हट गया। तो जब वो एक फॉस्फेट हट रहा है, ATP है, उसमें से क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट माइनस हो रहा है, यानी कि एक फॉस्फेट हट रहा है। तो उसको हटने के लिए वो क्या करेगा, वो वाटर को ब्रेक डाउन करेगा, है ना। वो यूज़ करेगा वाटर को अपनी फिर उसके बाद वो जो एनर्जी है वो पर मोल रिलीज होगी 30.5 किलो जूल तक। वो जो एनर्जी है वो इस तरीके से कुछ रिलीज 30.5 किलो जूल तक वो एनर्जी रिलीज होगी पर मोल, ठीक है। पर मोल ये याद रखना है अमाउंट इसका। अब आगे देख लेते हैं हमारा जो, और आगे जो हमारे पास जो ब्रेकडाउन वाला, जो अभी मैंने ब्रेकडाउन का ही बताया, उसको थोड़ा सा और देख लेंगे एक बारी। ये जो रेस्पिरेशन है जिसकी हम अभी बात करें, जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ग्लूकोज था हमारा साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म जो ग्लूकोज था हमारे पास, उसके C6 था, यानी कि C के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे। तो उसको क्या कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो क्या बन गया, वो पाइरुवेट बन गया, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में बन गया, और प्लस में साथ में क्या है, एनर्जी। साइटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैंने बताया एनर्जी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, 12 सेल उसके अंदर। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो यानी कि
यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, मैंने पहले बताया। और फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं उसके अंदर, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो उसके अंदर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि जो इसके अंदर जब एनर्जी जो है, ये वाली जो एनर्जी है, इसके अंदर एटीपी की 38 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 38 एटीपी होगी, ठीक है, 38 होंगे टोटल। और जो एनारोबिक है इसके अंदर होंगे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे एटीपी के स्टोर, क्योंकि इसके अंदर जो इथेनॉल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ही होंगे कार्बन के। और इसके अंदर जो मतलब कि जैसे कि इसके अंदर हम देखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, जैसे कि यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है ना, तो वो ये फॉर्म करेगा। और फिर जो इसके अंदर ऑक्सीजन होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, जैसे कि हम रनिंग करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं कभी, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे ना मसल्स पे आके इकट्ठा हो जाता है और साथ में एनर्जी भी चाहिए होती है हमें। अब कोई काम कर रहे हैं, एनर्जी भी ढंग से नहीं मिल रही है और मतलब ऑक्सीजन भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है हमें, और साथ में लेकिन एनर्जी भी चाहिए, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हमारे मसल्स के अंदर फिर जो क्रैम्प्स आने लगते हैं ना, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होने लगता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। जैसे कि जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे जो पैरों में दर्द होने लगता है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़न सी आ जाती है, क्रैम्प्स जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ताकि क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में हमें दर्द फील होने लगता है ना। तो वो इसीलिए होता है, यानी कि जैसे मसल्स के अंदर अभी मैंने बताया अच्छे से कि जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, दर्द शुरू होने लगता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो पेन पैरों में होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, सांस ढंग से मिल नहीं पा रही है, ढंग से उसका जो प्रोसेस है वो हो नहीं पा रहा, ब्रेक डाउन हो नहीं पा रहा है। और फिर लेकिन हमें साथ में एनर्जी भी चाहिए, अब दौड़ रहे हैं वो तो कम होगा नहीं, दौड़ ही रहे हैं, तो साथ में एनर्जी भी चाहिए और जो ऑक्सीजन है वो भी हमें ढंग से नहीं मिल पा रही है, तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, जहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर भी है ना, तो ऑक्सीजन के ना मिलने पे ये इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ये पूरे जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ग्लूकोज का, उसकी। अब आ जाते हैं फिर से वापस अपनी कॉपी पे। तो अब तक हमने जो भी बात की वो सारी थी प्लांट्स के, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के रेस्पिरेशन, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में, कि उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अब ये तो एनिमल्स और ह्यूमंस की बात, अब बात ये आती है कि प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। तो जी बिल्कुल, रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है, देख लेते हैं एक बारी। तो जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो देख लेते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है कि एक बार देख लेते हैं। अभी मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ यहाँ पे, तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो ये है हमारा सन और ये है हमारे एक छोटा सा सुंदर सा ट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सन और ये ट्री, ये दिन का है डायग्राम, ठीक है। तो दिन में क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर क्या, ट्रीज जो प्लांट्स है जो भी, इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रोसेस होता है एक फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं कि अपना सारा जो भी प्रोसेस है वो करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और लेते क्या है, ये लेते हैं CO2, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेनली जो काम होता है वो यही होता है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यही चीज़ होती है कि ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 ले रहा है ना। अब ये चीज़ अगर हम नाइट में देखें, ये है हमारा मून और ये है हमारा ट्री, ठीक है। अब रात के अंदर क्या होता है, अब दिन में तो क्या हो रहा है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि हाँ भाई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और ये सारा जो भी है सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब रात में क्या होता है ना कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी मतलब नाम मात्र होता है, वो नेग्लिजिबल है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। तब उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये हो रहा है, अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे कि ये अभी हमें क्या कर रहा है, O2 दे रहा है, तो यानी कि ये क्या करेगा कि O2 लेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, CO2 देगा, CO2,
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ ये लेगा, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ ये हमें देगा, है ना। यानी कि CO2 देगा और ऑक्सीजन लेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रात के वक्त पेड़ों प्लांट्स या ट्रीज के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे, अब हम तो उल्टा करेंगे नहीं, हमारा तो वही चल रहा है रेस्पिरेशन जो चलता है नॉर्मली, है ना। तो अब हम तो वो CO2 देंगे, हम तो CO2 ही देंगे। तो इसीलिए अब जब हम CO2 दे रहे हैं और सामने से भी हमें CO2 ही मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर हमें। इसलिए प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए रात के वक्त। और ये चीज़ था कि हम ये प्लांट्स का देंगे, यानी कि रिजर्व हो गया, उल्टा रिवर्स हो गया, इसका पूरा ही उल्टा रिवर्स हो गया। CO2 दे रहा है और O2 ले रहा है, तो यानी कि इसमें भी क्या हुआ कि रेस्पिरेशन हो रहा है। अब मूवमेंट इनकी उतनी नहीं होती, इसलिए इनको एनर्जी की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट करते नहीं, खुद से तो करेंगे नहीं, है ना। हम ही जब कराएंगे उसको तो करेगा, हिलाएंगे उसको पकड़ के तभी हिलेगा वो, तभी मूवमेंट भी हो पाएगी। और अब जब हम कुछ नहीं करेंगे तो उसके अंदर मूवमेंट क्या होगा, है। तो यानी कि इनको मूवमेंट की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए एनर्जी को इनको जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है इनकी। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से इनके पास फोटोसिंथेसिस होता है। नाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट्स के अंदर प्रोसेस, और फिर उसकी वजह से ये सारे प्रोसेस जो हैं वो होंगे दिन में, रात के टाइम। लेकिन एक बात है कि प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, ये हमें CO2 देते हैं, इसीलिए हम इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना टॉपिक। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आपको ये बताना है कि जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी आपको बतानी है, उसको फिर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और अगर नहीं पता है तो मैं ही बता दूंगी। और फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। आगे का टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।